फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरे जो विषय रहेंगे वो रहेंगे कालक्रमानुसार, यानी कि कला शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे उसके जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हुए। तो इसलिए पहला जो हमारा एक तरह से प्रमाणित या हमें जो साक्ष्य मिले हैं कला के, वो हमें मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। तो प्री हिस्टोरिक जो रॉक आर्ट है उसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगर आप अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जो कि आदिमानव से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, इसको हम पैलोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। समय रहेगा 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा जो है वो रहेगा मध्य पाषाण युग या फिर मध्य प्रस्तर युग, मिडिल स्टोन एज, जिसका समय है वो है 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा जो है वो है उत्तर पाषाण युग या फिर नव प्रस्तर युग, न्योलिथिक एज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका समय है वो रहेगा 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 या कहीं कहीं 3,000 ईस्वी पूर्व तक भी इसको माना गया है। अब चित्रों की बात करते हैं तो चित्रकला के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं उत्तर पाषाण काल यानी कि नव प्रस्तर युग से। और यही वो समय था जब मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया था, अपनी भावनाओं को उसने उकेरना आरंभ कर दिया था। वो तुलिका रंग के माध्यम से या फिर शिलाचित्रों की दीवारों को उकेर कर चित्र बनाने लगा था। चित्रों को बनाने के पीछे का जो तथ्य है वो कहीं कहीं बताया जाता है कि हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं से डरकर उसने दीवार पर कुछ चित्र बनाए, उनकी स्तुति की और उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप है या फिर तेज़ बारिश है, आंधी है, वो टल गई या चली गई, जिससे उसकी इनके प्रति जो आस्था है वो बढ़ती चली गई। दूसरा एक कहीं ना कहीं ये तथ्य भी बताया जाता है कि हो सकता है कि आदि मानव ने पहले एक चित्र बनाया हो शिकार का और उसके बाद जब वो शिकार करने गया है तो शिकार बिल्कुल वैसे ही हुआ है, यानी कि वही प्रक्रिया हुई जैसा उसने चित्र बनाया था। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं उसका जो मस्तिष्क था उसमें ये धारणा बैठ गई कि जैसे मैं चित्र बनाऊंगा वैसे ही शिकार होगा। तो इसलिए आखिर के जो चित्र हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये जो चित्र हैं कई हजार सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोए रहे, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने शासन के साथ साथ भारत की जो रहस्यमयी वस्तुएं थी उनको खोजना भी जारी रखा और इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमें ये चित्र आज प्राप्त होते हैं। स्पेन और फ्रांस के शिलाचित्रों की खोज के लगभग 1 दशक के बाद, यानी कि लगभग 10 साल के बाद भारत में शिलाचित्रों की खोज हुई। इन गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय कार्लाइल व कॉकबर्न को दिया जाता है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि मिर्ज़ापुर के निकटवर्ती विंध्य क्षेत्र में स्थित हैं, वहाँ के गुफा चित्रों को आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने एक दूसरे की सहायता के बिना, यानी कि स्वतंत्र रूप से ही 1880 ईस्वी में खोज निकाला। कार्लाइल का जो शोध विवरण था वो कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, केवल उनकी सूचना PASB की सूची में दी गई। किंतु कॉकबर्न ने अपनी जो शोध था उसका सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 में प्रकाशित करवाया। इसके बाद मैत्रा और घोष भी आरंभिक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक प्रागैतिहासिक काल के गुफा मानवों के स्थलों की खोज की और उनका जो विवरण है वो हमारे सामने प्रकट किया। शिलाचित्रों के मुख्य जो अवशेष मिले हैं वो हमें मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और उत्तराखंड के अलावा भी अन्य स्थानों पर देखे जा सकते हैं। हालांकि उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं और उसका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। भारत में उत्तर पाषाण युग की जो चित्रकला है उसके मुख्य उदाहरण प्राप्त हुए हैं। उसमें जो चित्रकला है उसके विकास क्रम का हमें नहीं पता चलता, लेकिन मानव युग जो था उस समय का, आदिमानव का जो युग था, उसके जीवन का जरूर हमें पता चलता है। प्रमुख केंद्रों की बात करें तो बिरला संगम तमिलनाडु में मद्रास के पास स्थित है। अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर पाषाण युग का आरंभिक चरण है। यहाँ पर कुछ हड्डियों के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। जादू टोनों के जो प्रचलित प्रतीक चिन्ह थे उस समय पर और चित्र थे वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला कला केंद्र है वो है बेलारी जो कि कर्नाटक में है। प्रागैतिहासिक मानव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और आरंभिक जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो भी बेलारी से ही प्राप्त हुए हैं।
सबसे पहले एफ फॉन्सेट ने बेलारी के निकट प्रागैतिहासिक जो चित्र बने थे उनका विवरण प्रकाशित करवाया 1892 ईस्वी में। उसके बाद बाइनार्ड ने 1901 ईस्वी में फिर से इन गुफा चित्रों का परिचय दिया। बेलारी दक्षिण भारत में प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हम गुफा चित्र देखते हैं उसमें शिकार के दृश्य हैं और जादू टोनों के भी अनेक चिन्ह हैं वो या प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे 6 कोणों का एक सितारा यानी कि षटकोण बनाया गया है और मान्यता रही है कि कहीं ना कहीं इसकी जो पूजा है या स्तुति है वो की जाती रही होगी। इसके बाद अगला जो कला केंद्र है वो है बाइनार्ड का एडक्कल। इसकी जो खोज है उसमें ब्रुसवुड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे सुल्तान की बैटरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि टिपू सुल्तान ने यहाँ पर एक स्मारक है वो बनवाई थी। इसकी जो चित्रण विधि है उसमें जो चट्टान है उन पर पत्थरों से खरोंच कर चित्र बनाए हुए प्रतीत होते हैं। उन्हें ना काटा गया है और ना ही उनको तोड़ने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, केवल खरोंच कर उनको घिसकर चित्र हैं वो बनाए गए हैं। इन गुफाओं में प्रतीक चिन्ह है वो काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य और अग्नि का संबंध उसमें माना गया है। अनेक चिन्ह है जो जैसे स्वास्तिक है उसे सूर्य का प्रतीक बनाया गया है। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्कोण है जिसको तंत्र मंत्र या टोने टोटके से संबंधित बताया गया है। यहाँ के चित्र लाल और काले रंग से चित्रित किए गए हैं। हमारा अगला जो कला केंद्र है वो है हरनिहरन। 1883 ईस्वी में कोलाइल ने इस क्षेत्र के गुफा चित्रों का विवरण जर्नल ऑफ एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल में दिया था। यहाँ पर एक गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र है वो काफ़ी रोचक प्रतीत हुआ है। हरनिहरन गुफा के चित्रों को कॉकबर्न महोदय ने परवर्ती यानी कि 20वीं शताब्दी का माना है। जादू टोने के प्रचलन के जो चिन्ह है वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। यहाँ से कुछ हथियार हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। जो अगला केंद्र आता है वो आता है सिंघनपुर का। सिंघनपुर के जो चित्र हैं उनकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। उसके बाद अमरनाथ दत्त ने 1913 में और पर्सी ब्राउन ने 1917 में इन चित्रों का परिचय हमें दिया था। यहाँ पर लगभग 50 शिलाश्रय या गुफाएं मिली हैं जिन पर चित्र अंकित किए गए। चित्रों में हिरोंजी का प्रयोग किया गया है। हिरोंजी के घिसे हुए पत्थर के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं क्योंकि इस पत्थर को घिसकर आदिमानव चित्र बनाता था और बाइंडर के रूप में वो पशुओं की जो चमड़ी है, पशुओं का जो मांस है उसमें जो वसा प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल करता था और पशुओं की जो हड्डियाँ होती हैं उसको ही कहीं ना कहीं कलर प्लेट के रूप में इस्तेमाल भी करता था। पेड़ की टहनियों को आगे से कूटकर वो ब्रश का इस्तेमाल करता था या कहीं कहीं पर उंगलियों से भी उसने पेंटिंग है वो या चित्र है वो बनाए हैं। विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रृंखला में रायगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ग्वालियर और बांदा आदि क्षेत्र हैं वो हमें इन चित्रों के प्रमाण के रूप में प्राप्त हुए हैं। कानपुर की जो गुफाएं हैं वो 20 से 30 फीट तक गहरी हैं और यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है उसके पीछे क्योंकि उसमें लाल और सफ़ेद रंग के चितके हैं इसलिए उसको चितकबरा यानी कि कबरा पहाड़ कहा गया है। यहाँ पर स्टेंसिल टेक्निक में भी बहुत सारे चित्र हैं वो मिलते हैं। विशालकाय महिष का चित्र यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। जो हमारा केंद्र है वो है मिर्ज़ापुर पहली बार कोलाइल और कॉकबर्न ने इसका जो महत्व था वो हमारे सामने प्रकाशित किया था। कैमूर की पहाड़ियों पर एक पठार है जो कि 20 से 30 मील तक चौड़ा है और वहीं पर ये शैलाश्रय हैं वो हमें दिखाई देते हैं। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक शैलाश्रय या गुफाएं मिली हैं। यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र हैं जैसे लिखनिया 1 है, लिखनिया 2 है, कोहबर है, भल्लरिया है, विजयगढ़ है या फिर घोड़मंगर आदि काफ़ी स्थान है जहाँ से हमें इस आदिम मनुष्य के चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं और जो अभी प्रमाण है वो सुरक्षित हैं। इन चित्रों को काफ़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। इनमें लिखनिया 1 में हाथियों को पकड़ने का दृश्य काफ़ी सुंदर है और लिखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्य के साथ साथ नर्तन वादन का एक व्यक्तियों का समूह भी अंकित किया गया है। इस जो गुफा है उसकी छतों और दीवारों पर भी चित्र हैं वो बनाए गए हैं। अधिकतर जो रंग है वो लाल, पीला, सफ़ेद रंग है वो इस्तेमाल किया गया है। विजयगढ़ की गुफा में 3 आदमियों का दृश्य बनाया गया है जो पीला, लाल और सफ़ेद रंग से बनाया गया है। इसके अलावा जो अनेक चित्र बनाए गए हैं उनकी तुलना स्पेन की कोगुल की गुफा से की जा सकती है जो कि आकार, चित्रण शैली और रेखांकन पद्धति में लगभग समान प्रतीत होती है।
अगला जो केंद्र है वो है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एच.डी. गार्डन को। और इन्होंने 1936 में पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में रेखा चित्र और फलक चित्र प्रकाशित किए थे। पंचमढ़ी नाम के पीछे वहाँ के लोगों की जो धारणा है, तो उसके अनुसार जो पांडव थे उन्होंने एकांतवास के दौरान वहाँ पर आकर निवास किया था। पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो अजंता एलोरा की तरह काट कर बनाई गई हैं और यहाँ की जो दीवार है वहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र हैं वो हम देख सकते हैं। पंचमढ़ी में 15 से अधिक शैलाश्रय या गुफाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर पशु तथा आखेट के चित्रों के साथ साथ युद्ध के दृश्य और नर्तन वादन के चित्र भी मिलते हैं। यहाँ पर बाजार केव में एक विशाल बकरी का चित्र है जिसे आप दूर से ही देख सकते हो। इसके अलावा मांडादेव गुफा की छत में शेर के आखेट का दृश्य है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर इमली खो में भी सांबर के आखेट का एक दृश्य है वो बना हुआ है और यहाँ पर दैनिक जीवन के चित्र हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गाय को चराते हुए चरवाहे या फिर शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य। इसके बाद अगला जो हमारा केंद्र है वो है होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है वो पंचमढ़ी से 45 मील दूर है, नर्मदा नदी के घाट पर स्थित है और यहाँ पर जो चित्र हमें मिले हैं वो 5-6 स्तर के मिले हैं। यानी कि पहला जो मूल चित्र था उसके ऊपर किसी ने फिर चित्र बना दिया, यानी कि बार बार चित्रों का उसके ऊपर चित्रण होता रहा है, तो काफ़ी स्तर में हमें यहाँ पर चित्र मिलते हैं। यहाँ पर आदमगढ़ की एक गुफा में हाथी पर चढ़े आखेट को या जो शिकारी हैं उनका चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जंगली भैंसे का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ सवार हैं जो घोड़े पर भी हैं और शिकार करते हुए दिखाए गए हैं, कुछ पैदल दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के चित्र हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जगदीश गुप्त जी ने इस क्षेत्र में बूंदनी तथा रहेली का नाम भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया है। और यहाँ होशंगाबाद की जो एक शिलाश्रय है वहाँ पर एक विशाल मोर का चित्र भी आपको देखने को मिलेगा और एक अन्य स्थान पर वन देवी का चित्र भी अंकित है। बाद हम बात करते हैं भोपाल क्षेत्र की। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी, गुफा मंदिर, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि स्थानों पर आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख हैं बांदा, ग्वालियर क्षेत्र में शिवपुरी, फतेहपुर या फिर बिहार में चक्रधर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक चित्र में आदमी लेटा हुआ है, उसके पास कुछ आदमी हैं जो बैठे हुए हैं। और मंदसौर में भी इसी प्रकार के चित्र प्राप्त हुए। यहाँ पर 30 गुफाएँ हैं जिसमें सूर्य, कमल और स्वास्तिक के चिन्ह है वो प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो है भीमबेटका। भीमबेटका जिसमें 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यह भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी पर स्थित है और इनका जो समय है वो 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। यहाँ पर लगभग 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल की नज़र से हम देखें तो वहाँ पर जो चित्र है वो काफ़ी सुरक्षित मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं। आखेटक के चित्र हैं, कृषक या गवालों के चित्र हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हिरण है, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, भैंसे आदि के चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमारे जो कला केंद्र हैं उनका भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि एक लंबे समय तक किसी गुमनामी की दशा में पड़े रहे, लेकिन बाद में जब खोज हुई तो इनका जो रोचक और रहस्यमय जो स्वरूप है, जो एक अलंकृत और सुंदर स्वरूप है, वो हमारे सामने उभर कर आया। ये तो थे प्रागैतिहासिक काल के मानव की चित्रकला के प्रमुख केंद्र। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें उनके चित्रों के विषय, उनके रंग, उनके आकार, उनकी प्रवृत्तियाँ या उनके चित्रों की विशेषताएं और उनको चित्रों के बनाने के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।